नमस्कार, मैं वराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सत्ताएं परिवर्तन होती रहती है। कई बार सत्ता से असंतुष्ट होकर लोग आंदोलन करते हैं और इतिहास ही हमारा ये है। आंदोलन जब भी सत्ता के विरुद्ध आंदोलन हुआ है, तो कई सारे नेता हमारे देश में उभरे हैं, जिनका कद बढ़ा हुआ है, चेहरा बढ़ा हुआ है। आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करेंगे, तो जयराम महतो एक ऐसा नाम है जो आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं, लगातार सभी के दिल में अपना जगह बना रहे हैं, एक उभरते हुए युवा है। इसी पार्टी के, इसी संगठन के आज हम केंद्रीय सचिव से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है राजदेश रतन। जी हाँ, जब जेबीकेएसएस की बात करेंगे तो एक बड़ा नाम है राजदेश रतन जी का। अभी वर्तमान में हम सभी को पता है जो लोकसभा का चुनाव है वो होने वाला है। कोडरमा लोकसभा के प्रभारी हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में राजदेश रतन जी का। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके न्यूज चैनल देखते हैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जोहार करते हैं। जी सर, सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई? यहाँ से एंट्री से पहले आपका प्रोफेशन क्या था? आप क्या करते थे? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा घर जो है वो जी, राजधनवार है। और हम पेशे से एक एमबीए हैं। जी, और एमबीए होने के साथ जो है वो हम एजुकेशन, हम लोगों का स्कूल कॉलेज वगैरह का भी काम रहा है, जिसमें हम लोग के बच्चों को शिक्षित करते थे हजारीबाग में, जी, करते हैं वर्तमान में भी। और हम लोग जहाँ तक जेबी केसेस से जुड़ने का सवाल है, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग भाषा आंदोलन से बहुत सतर्क थे। और एक भाषा आंदोलन का जो उन्मूलन जी, धनबाद की धरती से प्रारंभ हुई, जी, तो वहाँ से जो है वो हमारी शुरुआत हुई, जब हम लोग सब लोग मिल कर के एज अ ग्रुप में जो है हम लोग भाषा आंदोलन में पहली बार वहाँ पर भाग लिए। उसके बाद दूसरा चरण में जो है वो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था, जो जी, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग वहाँ से लेकर के गिरिडीह धनबाद से लेकर के आगे बढ़ते हुए हम लोग रांची के क्रम में जो है वो बगोदर वगैरह होते हुए गए थे। जी, धीरे-धीरे हम लोगों ने एहसास किया कि जो है आंदोलन होने के बाद हम लोगों ने कई बार विधानसभा का भी घेराव किया, और उस विधानसभा घेराव में जो है अरेस्टिंग की भी बात आई। बिल्कुल, इसके अलावा कई जगहों पर हम लोगों ने सभा किया, और सभा करने के बाद ये बात समझ में आई कि अगर यदि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर यदि अपनी बात को आपको मनवानी है, तो उसके लिए जो आंदोलन एक रूप है, और उस रूप में अगर यदि कोई सत्ता जो में रह रहे हैं लोग, वो अंधे-बहरे जैसा व्यवहार करने लगें, तो उस स्थिति में आप सत्ता में आकर के ही और जी, कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए सभी ग्रुप का एक राय बना कि अब हम लोगों को जो है वो राजनीति की तरफ आना चाहिए। यहीं से इसकी शुरुआत हुई। जी। सर, इस पॉडकास्ट में हम चाहेंगे जो अभी तक हुआ है आपके आंदोलन प्रारंभ करने से, बहुत सारी बातें हमें डिटेल में जाननी है। जैसे कि जो भाषा आंदोलन है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? नहीं, देखिए, भाषा आंदोलन की ज़रूरत क्या थी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, भाषा आंदोलन के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि झारखंड के स्तर पर हम लोगों ने भाषा आंदोलन किया था, ऐसी जी, बात नहीं है। आपको जानना पड़ेगा कि प्रत्येक राज्य में जो है वो जिलावर्ती भाषा का व्यवस्था होता है। हुँ, उसी प्रकार से धनबाद उसी में से आता है, गिरिडीह भी आपका उसी में से आता है। जी, आप अगर पलामू की बात करें तो उसी में आता है। तो हर जगह जिलावर्ती अगर यदि भाषा की बात करें तो कहाँ किसकी बहुलता है, और हुँ, किसके हिसाब से भाषा को नौकरी में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जी, गिरिडीह जैसा जगह, जहाँ पर इर्द-गिर्द के लोग जो हैं, मूलवासी जो हैं, वो इर्द-गिर्द के खोरठा बोलने वाले लोग हैं। अगर बिल्कुल, यदि आप यहाँ के लिए जो है वो नौकरी में, अगर यदि आप भोजपुरी भाषा को ले आएँगे, या हुँ, आप कोई बिहार की ऐसी भाषा को ले आएँगे, या असमी ले आएँगे, या बंगाली ले आएँगे, तो ये कतई भी जो है वो सही नहीं है। जी, इसी क्रम में जो है हम लोग मान के चलते हैं कि धनबाद में जब ये हुआ था, बोकारो में जब भाषा का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो जी, सभी लोगों को ये लगा, हम लोगों को भी लगा कि किसी भी जिला में नौकरी करने के लिए वहाँ पर भोजपुरी का जो है वो ज़रूरत नहीं है, और इसी के लिए वहाँ से जो है ये आरंभ हुआ। हम आप जितने भी इस पॉडकास्ट के देखने वाले लोग हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जी, ये जिलावर्ती जो भाषा का व्यवस्था है, उस हुँ, पर हम लोगों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आपकी भाषा ही वो एक ऐसा चीज़ है, जो कहा गया है, लियो टोल्स्टॉय ने कहा है कि हुँ, यदि आप किसी जेल में भी हैं और अगर यदि आपकी भाषा आपके साथ है, तो उस जेल में आपका जो है वो चाबी के समान है आपका भाषा। तो भाषा की प्रायोरिटी आपको हुँ। देना ही पड़ेगा। उसके बाद 1932 खतियान आधारित आपने आंदोलन किया। कभी सभी लोग आप काफ़ी सक्रिय थे।
बीच में 40-60-40 नीति की भी बात आई। सर मुझे डिटेल में बताइए, वो हमारे दर्शक डिटेल में जानेंगे। वो एक्चुअली क्या था? 1932 की माँग क्या थी? 60-40 जो पारित हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या था? देखिए, सबसे पहले तो 1932 की बात करेंगे। जी। 1932 के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1932 क्या है? हम लोग हुँ। ये कहना चाहते हैं कि 1932 के पहले 1906 में भी जो है वो सर्वे हुआ है झारखंड में। जी, हम लोगों का ये माँग है कि 1932 के सर्वे के आधार पर जो है वो झारखंड में स्थानीयता का जी, डेफ़िनेशन किया जाए। मतलब झारखंडी ऐसे लोग हैं जो लोग 1932 में एक्जिस्टिंग थे। वो मूलवासी थे यहाँ के, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से थे। फिर सवाल ये उठा कि क्या 1932 में पूरे झारखंड का भूभाग जो था वो अस्तित्व में था? हम लोगों हुँ, ने इसका जवाब कहा कि हम लोग स्थानीयता की बात करें, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो 1964 में जो है वो कोल्हान का जो एरिया है वो 1964 में झारखंड में जो है एग्जिस्टेंस में हुआ। तो जो 1964 में झारखंड के एग्जिस्टेंस में आया, हमने कहा कि उसके आधार पर जो है आप जी, नौकरी देने की बात करिए, उसके आधार पर जो आप नियोजन नीति का निर्माण करिए। चूँकि 1964 अगर लास्ट सेटलमेंट है, इसका हुँ, मतलब झारखंड का निर्माण जो है वो भूभाग के स्तर पर, और अगर यदि आप सर्वे के आधार पर सेटलमेंट की बात करें तो 1964 में लास्ट सेटलमेंट हो गया था। जी, इस स्थिति में पूरे झारखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नियोजन नीति जो है वो हम लोगों को 1964 के आधार पर बनाना चाहिए, और साथ में 1932 के आधार पर जो है वो स्थानीयता। चूंकि आप एक बात समझिए, हम जी, लोग हर जगह पर जहां पर जाते हैं वो कहते हैं कि जो बंगाल में रहते हैं बंगाली हैं, जो हुँ, महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी हैं, जो बिहार में रहते हैं बिहारी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं बेचारा कह पा रहा है कि हुँ, झारखंड में जो लोग रहता है वो हुँ, झारखंडी है। न सिर्फ नौकरियों में हस्तक्षेप है, सबसे बड़ा आप देखेंगे कि राजतंत्र का जो व्यवस्था यहाँ पर कायम किया गया है जी, बाहरियों के द्वारा, उसको हम लोग लोकतंत्र में कन्वर्ट इस तरह से करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। आप उदाहरण के तौर पर आपके बगल में ले लीजिए, जी, आप देवघर में आप देख रहे हैं कि गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, जी, वो हम कह रहे हैं कि वो भागलपुर से हैं। जब उनको वोट देने की बात आती है वो भागलपुर में भी देते हैं। जब वो झारखंड की बात आती है तो आकर के झारखंड में वोट लेते हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए रांची के, इसी हुँ, कुछ दिन पहले आप देख रहे थे चतरा के सुनील सिंह थे। हजारीबाग में भले अभी छोड़ दिए हैं, जयंत सिन्हा थे, उसके पहले जसवंत सिन्हा थे। तो हम लोगों की ये मांग रही है कि जो झारखंड के स्थानीय लोग हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे, हुँ, झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, उन सारे लोगों को जो है वो राजनीति के लिए उन लोगों को मौका देना चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। और यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं, उन बेरोजगार युवकों के लिए 1932 के आधार पर झारखंड का डेफिनेशन हो कि ये लोग स्थानीय हैं, और 1964 के आधार पर जो इन लोगों का नियोजन का जो नीति है, वो जी, पूरे झारखंड में बने। एक बात आई 60-40 की। जी, सर, 60-40 के संदर्भ में एक बात कहना चाहेंगे कि इससे पहले पूर्वोत्तर सरकार में 15 85 के आधार पर उसने एक नियम लाया था। तो 85% को हम लोग मान कर अगर यदि चलें तो कम से कम इस सरकार से थोड़ा मोड़ा, हम तरफदारी नहीं करें लेकिन थोड़ा मोड़ा ठीक था। हम लोगों का कहना है कि जितना भी सरकारी नौकरी है जो हुँ, कि ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 का हुँ, है, जहां पर झारखंडियों का जो है वो नियोजन हो सकता है, उसमें कम से कम झारखंडियों को संवैधानिक तौर पर जो है वो 88 से 90% जो है वो आरक्षण मिलनी चाहिए। हुँ, दूसरी बात हम लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार का एक नियम भी है झारखंड में कि जो निजी क्षेत्र में लोग काम करते हैं, जी, उन निजी क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार का एक नियम है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 तक जो है वो 75% लोगों का जो नियोजन होगा वो झारखंडियों का होगा। जी, लेकिन आप देख लेंगे, आप अभी गिरिडीह में बैठे हुए हैं आपके साथ जिस प्रोडकास्ट में, इसके इर्द-गिर्द में बहुत सारे रोलिंग मिल हैं। मैं आपको बिल्कुल, वादे के साथ और दावा कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग काम करने वाले आपको मिलेंगे, उसमें 75% की तो बात छोड़िए, 25% भी अगर यदि यहाँ के लोकल निकल जाएँ तो बहुत है। हालाँकि वो लोग सब कुछ मैनेज करके जो है वो माने शासन प्रशासन को मैनेज कर लेते हैं। तो ये लड़ाई उन्मूलन की जो है वो ज़मीनी लड़ाई है, जी, और ऐसे लोगों की लड़ाई है जो लोग आज तक ठगे गए हैं। 23 साल का झारखंड हो गया, झारखंड युवा हो गया, और इसके बावजूद भी जो है झारखंड के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी न सिर्फ़ माने क्या कहते हैं झारखंड में राजनीति करने की बात आ रही है, बल्कि हम लोग स्थानीयता, नियोजन नीति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की राजनीति, यहाँ का कल्चर, सारे चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे करके एक पुनर्झारखंड का माने क्या कहते हैं पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, जी। जिसको एकदम चमकता हुआ झारखंड बोले। सर ये पूछना चाहूँगा, जयराम जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी?
मेरी पहली मुलाकात जो है वो मानव श्रृंखला के दौरान हुआ था, जब हम लोग मतलब धनबाद में, बोकारो में जब हम लोग मानव श्रृंखला का एक प्रक्रिया के तहत चल रहे थे, तो उस समय, लेकिन उस समय उन दिनों जयराम जी भी जो है वो सिर्फ़ भाषण के ही भागी थे। उस समय एक ये बात नहीं चली थी कि जयराम जी हैं वो ये पूरा ग्रुप को लीड करेंगे। हुँ, धीरे-धीरे जो है वो बातचीत बढ़ते गया, वो भी एक प्रायोरिटी हमको देते रहे, हम भी उनको काफ़ी उनके बातचीत से प्रभावित थे। और हुँ, साथ में ये देखते कि थे कि झारखंड जनमानस का जो कॉमन एजेंडा था, उस कॉमन एजेंडा को वो लोगों के बीच में रखते थे, जो बहुत प्रभावशाली तरीके से रखते हैं। तो इस स्थिति में हम लोगों को लगा कि उनका विचार का समर्थन करना चाहिए, और बहुत शुरुआती दौर में जो है ये बात यहाँ पर आई है। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, ये जी, बढ़-चढ़ कर के कहने की बात नहीं है। हुँ, हमको याद है कि पहली बार जब हम लोगों ने राजनीति में आने की बात कही थी, तो वो जगह था, जयराम जी भी उस समय मतलब राजनीति के लिए तैयार नहीं थे, और हुँ, हमारी और उनकी मुलाकात एक राजधनवार में हुई थी, एक मीटिंग के दौरान। और मेरी हम गाड़ी चला रहे थे, वो मेरे बगल के सीट में थे, तो मैंने कहा कि अब ये उचित समय आ गया है कि जब हम लोग इस बात की घोषणा करें कि हम लोग राजनीति में आ गए हैं। तो उस समय भी ये चाहते थे कि नहीं, हम राजनीति में नहीं आए। हमने कहा देखिए, यदि आपने आंदोलन करके लोगों को जगाया है, हुँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लोग जग गए हैं तो आप उनको बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते हैं। हुँ, और इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जब हम लोगों से लोगों की उम्मीद बंधी है, झारखंड में पहली बार ऐसा आया है कि माय माटी मानुष की बात करने वाला व्यक्ति जो है एक मामूली परिवार से है, और वो पूरे झारखंड को राज्य स्तरीय स्तर पर लीड कर सकता है, तो अब हम लोगों को अपना कदम पीछे नहीं, और इसकी शुरुआत हुँ। राजधनवार की ज़मीन पर हुआ था, जब हम लोगों ने पहली बार इसकी घोषणा की थी कि झारखंड में अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोडरमा लोकसभा के आप प्रभारी हैं। जी। अ, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव दरवाजे पे खड़ा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हम लोगों ने पूरे झारखंड में 2 तरह की बात रखी है। एक तो जी, बात ये रखी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग राज्य की बात कर रहे थे, और अब धीरे-धीरे आप लोग जो है वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हम लोग एक बात को महसूस किए कि किसी भी राज्य में अगर यदि आप विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा बदलाव जिसमें कि संवैधानिक चीज़ों का जो है वो बदल बदल जाना ज़रूरी होता है, जी, तो आप विधानसभा से सिर्फ़ अपनी आवाज़ को गुंजा करके और जो है वो संसद तक नहीं पहुँचा सकते। इस स्थिति में हम लोगों को 2-4 ऐसे चेहरे चाहिए, 2-4 ऐसा आवाज़ चाहिए, जो झारखंड में जो चीज़ हो रहा है, हुँ, उसकी आवाज़ जो है वो दिल्ली तक पहुँचे। आप एक बात समझिए कि झारखंड के राजनीति में इतना बड़ा उथल-पुथल है, लेकिन आज हम शुक्रगुज़ार हैं आप लोग जैसे मीडिया कर्मी का, जो लोग हम लोगों को स्थान दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनल मीडिया जो है वो हम लोगों के साथ नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, या किसी एक सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो है वो मीडिया को भी अपने वश में करके जो पूरे राज्य को और अपने देश को चलाने का काम किया जा रहा है। और उस स्थिति में अगर यदि आप अपनी आवाज़ को झारखंड में ही रखेंगे, तो ये आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जहाँ से झारखंडियों का इंसाफ मिले। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि जी, 40% जो है वो खनिज का हुँ, जो हम लोगों का रेवेन्यू है, रेवेन्यू, वो हम लोग जो है वो ना क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, उस हिसाब से जो है वो झारखंड के साथ इंसाफ नहीं हो पाता। चाहे आप कुछ ऐसी बात कर लीजिए जो ना समवर्ती सूची में झारखंड का नहीं है। हुँ, जैसे कि मान लीजिए वो सिर्फ़ केंद्र के अधीन है, और अगर यदि कुछ बात केंद्र के अधीन है, आप राज्य में रहते हुए उस काम को नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपके पास केंद्रीय टीम का भी होना ज़रूरी होता है, और वो केंद्रीय टीम तब बनेगा जब आपके कुछ एमपी जो हैं अपनी जी, आवाज़ को लेकर के संसद में पहुँचेंगे। तो हम लोगों का हर संसदीय क्षेत्र में मुख्य रूप से यही बात रही है कि हम लोग वहाँ भी जाएँगे तो हम लोग यहाँ के हितार्थ की बात करेंगे, यहाँ किस प्रकार से जो है वो शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, चाहे वो आप ज़मीन लूटने की बात करें, आप देख रहे हैं कंपनियों के द्वारा किस प्रकार से ज़मीन लूटी जा रही है। जी, आप एनटीपीसी की बात कर लीजिए, आप किसी भी कंपनी की ऐसी बात कर लीजिए, आप अडानी ग्रुप की बात कर लीजिए, तो लोग लूट रहे हैं। देखिए, हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं। हम जी, आपकी इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का कहना है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को ज़मीन खाली करवाते हैं, तो हुँ, आप उसकी पुनर्आवास की व्यवस्था करिए। आप जी, पहले पुनर्आवास करिए। आप ऐसा है कि अगर यदि आप 10 एकड़ किसी का ज़मीन ले रहे हैं, तो 10 एकड़ जब उसकी ज़मीन जाएगा, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आपने कुछ पैसा उसको दे दिया, वो कहाँ पर जाकर के रहेगा? उसके जाल-बच्चे के लिए कौन-सा आसरा रहेगा? तो इस जी, स्थिति में आप सबसे पहले पुनर्आवास की व्यवस्था करिए, और उसके बाद उस ज़मीन को खाली करवाइए, और जो सही रेट है, जी, जो सही जेन्युइन रेट होता है, एक व्यक्ति आप समझिए कि सड़क के किनारे उसने ज़मीन खरीदी 20 लाख में, और जी, जब अधिग्रहण की बात आती है, तो आप जो है उसको 50,000 रुपए कट्ठा ज़मीन देते हैं। हुँ, उसको 19,50,000 का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन भागीदार है? तो जो वहाँ का वास्तविक रेट है, उसको आप देखिए,
और सामाजिक आकलन के आधार पर ही सब कुछ करिए। आपको बताते हैं एमबीए में जब हम लोग पढ़ते थे तो एमबीए में जब पुनर्वास की एक योजना आती थी उसमें एक पढ़ने के लिए व्यवस्था होता था जी। कि जब किसी भी जगह पर कोई प्लांट लगाना होता था तो हुँ, उस प्लांट में एक नियम होता है कि आप सोसाइटी में अपनी टीम को भेजे कंपनी, वहाँ पर एक सर्वे करे और सर्वे कंडक्ट करने के बाद जो है वो ये बताए पूछे लोगों को क्या इस कंपनी को आप यहाँ चाहते हैं? अगर जी। यदि 60% से ऊपर लोग चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ लगे तभी उस कंपनी के संदर्भ में वहाँ। यहाँ तो ज़ोर ज़बरदस्ती है। अगर यदि पिता मरा भी नहीं है, तो पिता को स्वर्गीय बना करके जो है वो ज़मीन पर सिग्नेचर लेकर के अपना पेपर में आप कर रहे हैं। तो हम लोगों की लड़ाई जो है, वो इस सब चीज़ों को उठाने के लिए संसदीय माने क्या कहते हैं भवन में संसद भवन में हम लोगों का आवाज़ पहुँचे। इसी के लिए इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग लोकसभा में आए हैं और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत आग्रह करते हैं लोगों को जी। कि गिरिडीह लोकसभा हो, हज़ारीबाग लोकसभा हो, कोडरमा लोकसभा हो, चतरा लोकसभा हो, जहाँ-जहाँ से हम लोग हैं, आप हुँ। लोग एक बार हम लोगों को मौका दीजिए। ये युवा पार्टी है और समझ-बूझ रखती है। सर आपने बाय प्रोफ़ेशन एमबीए किया है, मैनेजमेंट की कोर्स की है। अगर पलायन की बात करें, एक बड़ा समस्या है आपके या जयराम जी के लगातार भाषणों में हम पलायन वर्ड सबसे ज़्यादा सुनते हैं। क्या व्यवस्था ऐसा किया जाना चाहिए था झारखंड में जिससे पलायन नियंत्रण हो? पूर्ण रूप से तो पलायन कहीं की भी खत्म नहीं हो सकती है। क्या ऐसा करना चाहिए था या आपका क्या विज़न है पलायन को लेकर रोकने के लिए? देखिए, हम लोग अपने अगर यदि आप एजेंडा की बात करेंगे तो हम लोग अपने प्राइम एजेंडा में पलायन को ही रखते हैं। इसका जी। एक रीज़न आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में जो है वो कंपनियों की कोई कमी नहीं है, निजी कंपनियों की कोई कमी नहीं है। हम लोग ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम लोग सिर्फ़ पेपर पर कानून नहीं बनाएँगे, हम लोगों की माँग है कि चतुर्थीय, तृतीय और द्वितीय वर्ग के जितने भी नौकरी हैं, चाहे वो निजी सेक्टर का क्यों ना हो, उसमें हुँ, 90% जो है वो लोगों को काम मिलना चाहिए। हम लोग तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कलकत्ता में ड्राइवर है उसको ला करके आप कलेक्टर यहाँ पर बना दीजिए। हम हुँ, लोगों का कहना है कि अगर यदि कोई व्यक्ति कलकत्ता में काम कर रहा है, बैंगलोर में काम कर रहा है या दुबई में अभी आप कुछ दिन पहले देखोगे दुबई से हम लोगों के पास शिकायत आई थी। हर जिला कलेक्टर से हम लोगों ने मिल करके उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था उसके बारे में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोगों का कहना है कि जो जिस तरह से जहाँ काम कर रहा है, आप यथावत ये प्रयास करिए कि झारखंड में उसको ला करके काम मिले ताकि 2 वक़्त का रोटी जो है वो अपने जी, परिवार के साथ खाए और सुखी जीवन और हम लोग इस प्रायोरिटी को रखेंगे। हम लोग 2024 में इस बात को मान के चल रहे हैं कि यदि जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, जिसकी उम्मीद हम लोग रखते हैं, तो जी, हम लोग इस बात को ज़रूर मान करके चलेंगे कि हम लोग पलायन पर काम करेंगे और एक ही बार में तो पलायन समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हम हुँ, लोग ज़रूर ये प्रयास करेंगे कि जो लोग यहाँ से हमारे भाई, जो लोग माने कहीं जूस बेच रहे हैं, कहीं ड्राइवर चला रहे हैं, हुँ, मतलब लोगों के साथ कर्नाटका हो गया या महाराष्ट्र हो गया, जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल। वो सारा कुछ रुके, लोग यहाँ पर आएँ और उसी तरह प्रकार का जो है वो काम यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए ताकि पलायन जो है वो कम हो सके। जी, सर जब पॉलिटिक्स की बात आती है, तो कास्टिज़्म उससे जुड़ा हुआ शब्द है। जयराम उभर रहे हैं, जयराम जी लगातार लेकिन कहीं न कहीं एक आम जनमानस के में ये बात चलती है, ख़ास करके अगर हम गिरिडीह का उदाहरण लें, तो गिरिडीह का जो टाउन एरिया है कि जो जयराम की पार्टी है, वो कुर्मी-कोरी की पार्टी है। अ, इसका कुछ क्लीयरेंस चाहिए सर। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, जब आप जी। हमसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसी वक़्त इसका क्लेरिफ़िकेशन मिल गया चूँकि हम एक सवर्ण हैं और एक सवर्ण होते हुए जो है, वो हम पार्टी का केंद्रीय कार्यकारिणी समिति हैं। मेरी बात को प्रमुखता से पार्टी में ली जाती है। हम केंद्रीय सचिव भी हैं। आने वाले समय में अगर यदि कहीं पे चुनाव लड़ने की बात आएगी, वहाँ पर चुनाव भी हम लड़ सकते हैं। आज गिरिडीह में आप जो है, वो रंजीत गेस्ट हाउस में एक माने क्या कहिए, सवर्णों का मीटिंग किया गया था, जिसमें कि माइनॉरिटी भी उपलब्ध थे और कई जाति के लोग वहाँ पर उपलब्ध थे। इस भ्रांति को लोगों को तोड़ना होगा। जब आप किसी से नहीं लड़ सकते हैं या हुँ, जब उसे हारने लगते हैं, तो आप उसके चरित्र पर जो आप लांछन लगाने लगते हैं, ये जो पुराना धर्रा है ना, इसको समाप्त करना पड़ेगा। जयराम एक उभरता हुआ चेहरा है झारखंड का और जी। इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है वो तेज तरह दूसरी बात है जो लोग इस बात को करते हैं कि वो कुर्मी की पार्टी है, कोई हुँ, अन्य जाति के लोग हमको ये बताएँ कि पर्सनली जयराम ने उनका क्या नुकसान किया है। आप एक बात को आपको मानना पड़ेगा यहाँ बैठकर भी इस पॉडकास्ट में बहुत निर्भीकता से कहते हैं कि हुँ, झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए और शहादत देने की बात आई, उसमें आदिवासियों और कुर्मियों की श्रेणी सबसे आगे है।
आप अगर यदि नंबर्स की भी बात करेंगे तो सारे उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दी। हाँ, इसमें आपका ये भी लॉजिक हो सकता है कि उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना बात ज़रूर मानना पड़ेगा कि राष्ट्र निर्माण की बात करें, राज्य निर्माण की बात करें तो इन 2 जातियों का, इन 2 समूहों का जो है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। इसके अलावे जो लोग ये बार-बार कुर्मी का इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं आज के डेट में हमारे केंद्रीय पदाधिकारी ऐसे हैं जिसमें कि आप देख लीजिए कि माइनॉरिटी की संख्या हो, आप सवर्ण की संख्या हो, आप अन्य बैकवर्ड क्लासेस को देख लीजिए, आप यादव को देख लीजिए, आप जिस तरह की भी जाति को खोजेंगे हम लोगों को यहाँ मिलेगा। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से वो लोग जाति पर सिर्फ जोर देती हैं अन्य पार्टियां, हम लोग पढ़े लिखे लोगों पर जोर देते हैं। जैसे अगर यदि आप मेरी बात कहें तो राज देश रतन मेरा नाम है, अब हम इसमें बार बार अपनी जाति को हम लेकर के बीच बीच में नहीं आ सकते, ये मेरा करियर में नहीं है। क्योंकि जब हम अगर यदि शिक्षा दीक्षा से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो लोगों के कल्याण के लिए आए हैं, उसके हितार्थ करने के लिए उसको आए हैं। अगर यदि हम अपनी जाति को आगे रख देते हैं, इसका मतलब जो एक इलिटरेट पर्सन है और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो जो भी व्यक्ति जयराम के ऊपर इस बात का माने लांछन लगाते हैं कि ये कुर्मी की पार्टी है, हम स्पष्ट रूप से आपके पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं कि जयराम एक विचारधारा है, वो हवा की तरह है और उस हवा को झारखंड के इस अच्छे माहौल में घुलने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप लांछन लगा लीजिए, लेकिन युवा हम लोगों के साथ हैं, समझदार जो बुजुर्ग हैं वो लोग भी हम लोगों के साथ आ गए हैं और कई कुछ ऐसे जो माने परसेंटेज कुछ लोग बचे हुए हैं। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे कि हम लोग पूरी तरह से एक झारखंडी का पार्टी बन करके उभरेंगे। कोडरमा लोकसभा के आप प्रभारी हैं, उसी कोडरमा में एक विधानसभा है गांडी। वहाँ लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव भी होने वाला विधानसभा का। अगर बात करें जेवीकेएसएस की तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, एक बात बताना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है कि हम लोग चूँकि राजनीति में नए हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का भी आकलन उस समय नहीं रहता है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि लोकसभा के साथ ही जो है इस उपचुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। चूँकि कुछ ही दिन के बाद हमको लगता है नवंबर-दिसंबर में जो है वो विधानसभा का भी चुनाव था। तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से तो उसकी तैयारी नहीं की थी। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का केंद्रीय कार्यकारिणी में इस बात की चर्चा चल रही है और अगर यदि संभावना इस बात की है कि चूँकि हम लोग राजनीतिक दल हैं, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, राजनीति से जुड़ा क्वेश्चन हो गया, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो गया। राजदेश रतन सर का हॉबी क्या है? देखिए, हॉबी इट मीन्स हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लोग पहले भी हमने जब हम लोगों ने हम राजनीति में नहीं थे उसके पहले भी मेरा 1-2 जैसे हेल्पिंग ह्यूमन, फीडिंग ह्यूमन करके मेरा एक संगठन था। उस संगठन में अभी भी वर्तमान में हम लोग छोटे-छोटे बच्चों के साथ जो है वो खाना-पीना, घूमना-फिरना जो ऐसे लोग जो वंचित लोग रहे हैं, जिसको समाज में माने स्थान नहीं मिल पाया है, लोगों के साथ घूमना-फिरना, पढ़ना पढ़ना मुझे काफ़ी पसंद है। साथ में क्रिकेट वगैरह भी देखना मेरी प्रायोरिटी है। और चूँकि मेरा राजधनवार जो है वो घर है, तो राजधनवार में मेरा राजधनवार का इर्द-गिर्द में जो है ना, वो बड़ी अच्छा माहौल है, बड़ी कन्वीनिएंट मतलब माहौल है। तो हम जब भी राजधनवार में रहते हैं, तो थोड़ा गाड़ी-वाड़ी लेकर के निकल गए और इर्द-गिर्द जो है वो घूमने लगते हैं। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि आप लोग इतने युवा हैं, आप कल रह कर के अगर यदि चुनाव लड़ते हैं राजधनवार से, तो किस तरह की स्थिति बनती है वहाँ पर? तो उन चीज़ों को लेकर के भी घूमना-फिरना चलते रहता है, लोगों से बातचीत होने लगती है, अब वो तो आदत में ही शुमार हो गया। राजनीति में आने से आदत बदली है। जी। लोगों से मिलने-जुलने का जो माने कल्पना रहा, वो पहले के तुलना में बहुत बदल गया है। जब आंदोलनकारी की बात करते हैं, तो उनका दूसरा घर जेल माना जाता है, केस मुकदमा होती रहती है। आपको या आपके परिवार जो है आपके परिवार, वो आपको कभी राजनीति में आने के रोक-टोक किए? नहीं देखिए, मैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ युवा के मन में रहता है कि वो आगे आएँ, देश सेवा, समाज सेवा करें। लेकिन कहीं न कहीं जो आम घराना है, वो इस सब चीज़ों से बहुत डरता है, दूर भागता है राजनीति से। इस परिप्रेक्ष्य में आप बताइए? नहीं, देखिए एक बात बताना चाहते हैं कि जब ये सब उन्मूलन वगैरह नहीं आया था, आंदोलन नहीं हो रही थी, जी। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, राजनीति को हम बहुत गंदा समझते थे हुँ। और राजनीति में कभी भी नहीं आना चाहते थे। लोग जाति की बात कर रहे हैं, लोग पाति की बात कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, पैसे से वोट बिक रहा है, शराब पर तो हमको ये लगता था कि ये हमारे बॉक्स से बहुत बाहर है, इसलिए हम एनजीओ में थे और एनजीओ में ही कुछ-कुछ काम करते रहते थे। लेकिन पहली बार जब भाषा आंदोलन से कुछ शुरू हुआ, जयराम जी की आवाज़ जो है कान तक पहुँची, तो एक ठो रेवोल्यूशन टाइप का अंदर में महसूस हुआ कि झारखंड में कुछ अच्छा हो रहा है। और जब झारखंड में कुछ अच्छा हो रहा है,
तो हमेशा एक बात याद हम मानते हैं कि अगर यदि कोई अच्छा व्यक्ति है और वो कुछ अच्छा कर रहा है, तो बुरे लोग तो उसका पैर खींचेंगे ही। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पाप है कि आप अच्छा व्यक्ति होकर के भी आप उस व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी। इसलिए हमको मेरा मानना है, हमने अपने परिवार में भी कहा, अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग हमारे भी परिवार में हैं, लेकिन हमने कहा कि मेरी विचारधारा जो है वो जयराम जी से मिलती है और हम आने वाले समय में जो है वो राजनीति में रहना चाहते हैं। और चूँकि उस समय ग्रुप में हम लोग थे और उस ग्रुप में रहने के चलते सिचुएशन इस प्रकार का बना कि अब जो है थोड़ा राजनीति में सक्रियता आ गई। परिवार का पूरा समर्थन है, सारे लोग हमारे साथ हैं और साथ में समाज का भी पूरी तरह से समर्थन है कि जयराम जी का समर्थन किया जाए, चूँकि ये झारखंडियत की बात है। सर कोडरमा और गांड अगर 2019 की जो विधानसभा है उसके बारे में बात करें, विधानसभा का जो चुनाव है, आप राय धनवार से बिलोंग करते हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र है। नाम आता है जेबी कैसेस में कि वहाँ से जब चुनाव हो तो राजेश रतन जी वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं जेबी कैसेस के, लेकिन वहाँ से उम्मीदवार होना और अगर अभी वर्तमान जो समय है बाबूलाल मरांडी जी वहाँ से विधायक हैं, तो अगर वो उस समय भी रहते हैं तो एक आपके लिए बड़ा चुनौती हो सकता है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी बड़े कद्दावर नेता हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके विचारधारा और उनके व्यवहार का अब सम्मान नहीं करते, पहले करते थे। क्योंकि जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था, तो उन्होंने किसी एक कम्युनिटी का वोट जो है उसको लिया, उसके बाद वो बीजेपी का खिलाफ करके चुनाव जीते और फिर जाकर के उन लोगों से हाथ मिला। हम वो मिले, इससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उससे मिल रहे थे, जिसके पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। दूसरी बात, एक बात समझिए, हमको लगता है कि अब उनका समय आ गया है कि वो रिटायर्ड हों और रिटायर्ड होकर के जो युवा हैं वहाँ के उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसके पहले भी बाबूलाल वहाँ से चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है, राजकुमार जी उनको चुनाव हराए हैं। तो कहीं न कहीं इतना बात हम ज़रूर मान के, एक बार तो वो 2 जगह से चुनाव हारे, गिरिडीह से भी चुनाव हारे और वहाँ से भी चुनाव हारे। अगर जनता का साथ मिला, पार्टी अगर ये चाहेगी कि नहीं हम राज धनवार से जो है वो विधानसभा में वहाँ पे चुनाव लड़ें, तो बाबूलाल मेरे लिए फैक्टर नहीं रहेंगे। उनके अनुभव से हम, उनकी गलतियों से हम लोग सीखेंगे और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेकर के जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। हमको पूरा भरोसा है कि उनका समर्थन भी हम लोगों के साथ रहेगा। कहीं न कहीं वो भी झारखंडियत का जो है वो बात करते हैं, उनकी समझ में थी। ये तो राजनीतिक मजबूरी है उनकी, क्योंकि अब जो है वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी विचारधारा, जो कल तक बोलते थे कि बीजेपी पूरे देश को डुबा देगी, अगर आज वो कह रहे हैं कि मोदी के बिना देश नहीं चल सकता है, तो उनकी मजबूरी को हम लोग समझ सकते हैं। वो पढ़े लिखे शिक्षक रहे हैं, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी और इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं आएगा। कोडरमा लोकसभा के जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, न सिर्फ कोडरमा लोकसभा की बात करेंगे, हम जितने भी लोकसभा में हमारे कैंडिडेट हैं, सारे लोकसभा, चाहे वो गिरिडीह, स्पेशली अभी मैं आज गिरिडीह में है, जयराम जी के साथ 2-4 सभा यहाँ भी मेरी होगी। कुछ जो है वो हम लोग यहाँ पर रोड मार्फत से जो है वो जनसभा यात्रा कर रहे हैं, जन आशीर्वाद के नाम से। उसके बाद इसी तरह से हजारीबाग में मेरा 8 तारीख को जो है वो सदर में है। इसके अलावा कोडरमा में है, इसके अलावा हम रांची जा रहे हैं जहाँ पर मेरा जन आशीर्वाद यात्रा है। तो सारे जितने भी विधानसभा या लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोग हमारे हैं जो हमको जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, सारे लोगों से कहते हैं कि जितने भी लोकसभा के कैंडिडेट हमारे हैं, सारे लोगों का समर्थन करें और साथ में जो है वो झारखंड बनाने की जो बात है, उस झारखंड में बनने में आप लोग सहयोग करें। नए लोग हैं हम लोग, और एक बात याद रखिएगा कि 20-25 वर्ष में इस तरह का आंदोलन पहली बार हुआ है। अगर यदि इस आंदोलन में आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो कोई भी एक गरीब माने बेटा जो रहेगा, गरीब परिवार का, वो कभी हमेशा राजनीति में आने से कतराएगा। हम लोग जैसा लोगों को कभी भी राजनीति में जगह नहीं मिलेगा। और जिस मजबूती के साथ, आंदोलन के साथ हम लोग झारखंड के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आवाज़ शांत हो जाएगा और फिर कब ये आंदोलन होगा और कब झारखंड में बदलाव होगा, और इसी तरह से सतत जो है वो झारखंड को लूटा जाएगा। इसीलिए एकदम सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जितने भी लोकसभा में हमारे कैंडिडेट हैं, सब लोगों का पुरजोर समर्थन करें। जयराम जी खास करके चूंकि हमारे अध्यक्ष हैं, गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी स्थिति काफी मजबूत गिरिडीह में दिख रही है। सारे तबके से, सारे वर्गों से अपील है कि गिरिडीह को और मजबूत करें और जयराम जी को अपना सांसद बना करके दिल्ली भेजें। तो आज हम जुड़े थे राजेश रतन जी से। बहुत ही वैल्यूएबल बात उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताई है। बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके मन में रहता होगा जेबी कैसेस को लेकर, 1932 खतियान आधारित आंदोलन को लेकर, 60-40 की जो नीति थी उसको लेकर, तो सर ने बहुत ही अच्छे से सभी के बारे में क्लियरेंस दिया। ये जो पॉडकास्ट होगी वो उम्मीद है आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एक साथ हम बोलेंगे जोहार झारखंड, जोहार जोहार। जोहार झारखंड।